दोस्तों, कावेरी इंजन की सफलता को देखते हुए भारत जल्द ही कावेरी इंजन के एडवांस वर्जन को तैयार कर सकता है, क्योंकि अब इस बात की कंफर्मेशन को डीआरडीओ की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि समय आ चुका है हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना होगा। नहीं तो अतीत में हमने जो गलतियां की हैं वही रिपीट होती रहेंगी और पश्चिमी देश समय समय पर हमें इसी तरीके से महंगे दामों पर चीजें बेचते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत जल्दी ही एक और नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। तरीके का नोटाम जारी किया जा चुका है। अंडमान एंड निकोबार में भारत जल्द ही नई मिसाइल का टेस्ट करेगा। साथ ही पड़ोस में बैठा हुआ बांग्लादेश अब तुर्की और इटली के साथ एक डील करने जा रहा है। इसमें कई एडवांस मिलिट्री टैंक अपने देश में मंगाने वाले हैं। अगली खबर इसरो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं। लास्ट अपडेट भारत की स्पेस इंडस्ट्री से आ रहा है, जहां पर 2024 के आंकड़े सामने निकल के आ चुके हैं, जिसमें पता चला है कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है इसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इंजन डेवलपमेंट की बात की जाए तो 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ के बजट को बढ़ाने की बात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम अपने रक्षा बजट का केवल 5% R&D पर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर हमें अपने लक्ष्यों को और जल्दी पाना है तो डेफिनेटली हमें ये बजट 10 से 15% करना होगा और अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये 15% से ज्यादा अगर नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली जो अतीत में हमने गलतियां की हैं उसके नुकसान हमें आगे उठाने पड़ेंगे। जैसा कि भारत ने फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने का काम बहुत जल्दी शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी हम इस सेक्टर में काफी ज्यादा पीछे हैं। इसीलिए अमेरिका जब चाहे मन चाहे पैसे भारत से वसूलता है, जब चाहे भारत को इंजन सप्लाई नहीं की जाती, जब चाहे किसी भी तरीके का रीजन देते हुए भारत की सप्लाई चेन डिस्टर्ब की जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रोडक्शन लाइन चालू है और इसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम 4th जनरेशन के फाइटर जेट पर अभी भी रुके हुए हैं, हमें 5th जनरेशन में काम करने में समय लगेगा। डेफिनेटली हमने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन फाइनल डेवलपमेंट में समय लग सकता है। चीन जैसे देश 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार कर चुके हैं और अब 7th जनरेशन में कदम रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें आज की तारीख से 6th जनरेशन के एरो इंजन पर काम शुरू करना होगा और इन्वेस्टमेंट किसी भी हालत में बढ़ाना होगा और सिर्फ 6th जनरेशन के एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए करीब 4 से 5 अरब डॉलर की निवेश चाहिए। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठा पाएगा। तो क्या आप भी डीआरडीओ के अध्यक्ष जी की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अंडमान एंड निकोबार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने एक तरीके का और नोटाम जारी कर दिया है और जल्द ही यहां पर मिसाइल टेस्ट की जाएंगे और कुछ मिसाइल परीक्षण विंडो को सेटअप किया जाएगा। फिलहाल के लिए करंट अपडेट ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से उस बेस को तैयार किया जा रहा है जिससे हम मिसाइलों को लॉन्च कर सकें और लगभग 380 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 15 से 17 जनवरी और दूसरा 19 से 20 जनवरी, यानी कि 2 मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पर किया जाना है। ये बात क्लियर हो चुकी है और इस तरीके के नो फ्लाई जोन इसीलिए डिक्लेयर किए जाते हैं कि यहाँ से उस पर्टिकुलर डेट में कोई भी हवाई यात्रा ना हो, ताकि किसी को किसी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जब जब भारत इस तरीके के नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करता है, चाइना अपनी सैटेलाइट और बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए निगरानी रखता है। और चलिए अब इन दोनों मिसाइलों के कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं। जहां पर पहला परीक्षण किया जाएगा 15 से 17 जनवरी 2025 में और ये एक छोटा परीक्षण होगा जिसमें लगभग 380 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। दैट मींस कि ये मिसाइल भी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज की रहेगी। सेकंड विंडो 19 से 20 जनवरी 2025 को किया जाएगा, जिसमें इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास रखी गई है, यानी कि भारत यहाँ पर 400 किलोमीटर की मिसाइल का परीक्षण करेगा। अब किस तरीके की मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा इसके बारे में तो कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 2025 में भी भारत ने शुरुआत कर दी है मिसाइल परीक्षण करने की। और यही हमारी खासियत है, क्योंकि 2024 के अंदर भी भारत ने करीब 15 से 20 मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। हर महीने आपको नोटाम देखने को मिल रहा था बे ऑफ बंगाल में या फिर भारत के कोस्टल एरियाज में, और अब फिर 2025 में शुरुआत की जा चुकी है। तो भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश सरकार जल्द ही 26 लाइट वेट टैंक खरीदने वाली है और इनके लिए
तुर्की और इटली के साथ बातचीत शुरू की जा चुकी है। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है टुलपार लाइट टैंक को, जो कि एक मल्टी रोल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डिजाइन किया हुआ लाइट टैंक है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके की जियोग्राफिकल कंडीशन में किया जा सकता है। चाहे नरम जमीन हो, दलदली जमीन हो, उबड़ खाबड़ हो, हर जगह पर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और बांग्लादेश का कहना है कि आज के समय इनके बॉर्डर को इतने ज्यादा खतरे हो चुके हैं कि इन्हें ऐसे टैंक की जरूरत है। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश आज जिस गवर्नमेंट के अंदर है, दैट इज मोहम्मद यूनुस, और ये किस तरीके से भारत के अगेंस्ट में फैसले ले रहे हैं हम सब जानते हैं। अभी तक बांग्लादेश को फिलहाल के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रीजन अराकान आर्मी भी हो सकता है। लेकिन सेकंड हैंड पर अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश को शायद इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि अराकान आर्मी के पास इतने एडवांस हथियार हैं ही नहीं कि वो करंट टाइम पे बांग्लादेश की आर्मी से मुकाबला कर पाए। अब सीधे सीधे भारत को लेकर के ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने यह फैसला लेना शुरू किया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, टर्की से TB2 ड्रोन्स बांग्लादेश ने मंगवाए, भारतीय सीमाओं के पास तैनात किए। जब ये ड्रोन्स भारतीय सीमा के इस पार आने लगे तो भारत ने भी इन्हें मार गिराने के आदेश दे दिए, तब जाकर के बांग्लादेश न्यूट्रल हुआ है। डेफिनेटली ये 26 टैंक जो बांग्लादेश खरीदने वाला है, आने वाले समय में आप इन्हें भारतीय बॉर्डर के आसपास देख पाएं। नेक्स्ट अपडेट इसरो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को वी नारायण को भारतीय इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वी नारायण 14 जनवरी को पदभार संभालेंगे और इसके बाद मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायण जी की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने रॉकेट, स्पेस यान और कई अलग अलग सेक्टरों में करीब 40 सालों से काम किया है। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे एस सोमनाथ जी ने भारत को अलग अलग मिशन में सफलता दिलाई है, उस तरीके से आने वाले नए सचिव भी स्पेस सेक्टर में भारत के लिए कई नए रास्ते खोलेंगे और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा। लास्ट अपडेट भारत की स्पेस इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में ये इन्वेस्टमेंट 55% घटी है, जो घट करके 59.1 मिलियन $US रह गई, जो कि पिछले साल यानी कि 2023 में दैट इज 130 यानी $130 मिलियन के आसपास थी। लेकिन पॉसिबिलिटी हाई है कि 2025 में ये इन्वेस्टमेंट हमें हाई देखने को मिल सकती है, बिकॉज चंद्रयान 3 हो या फिर आदित्य L1, ये सभी सक्सेसफुल मिशंस देखने के बाद जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनका अट्रैक्शन भारत की तरफ बढ़ा है और एक्सपेक्टेशंस ये है कि 44 बिलियन $, तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकती है। डेफिनेटली काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां से हमें देखने को मिल सकती है। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।